पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि न्यूरॉन्स के टाइप्स को कैसे मतलब क्या क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स देखे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, और तो उसके न्यूरॉन्स जो है उसका टाइप्स भी हमने देख लिया था। तो अभी हम देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स है वो ट्रेवल कैसे कर रहा है ना। तो इम्पल्स ट्रेवल करने का दो तरीका होता है। एक होता है केमिकल के थ्रू होता है, जिसमें कि गैप ज़्यादा रहता है, यानी कि एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होगा वो ज़्यादा रहेगा। और एक होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है ये कैसा रहता है, ये फास्ट रहता है, लेकिन ये केमिकल वाला ये क्या रहता है, स्लो रहता है, मोर इन नंबर रहता है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में है। इलेक्ट्रिकल वाला बहुत कम पाया जाता है, फास्ट रहता है ये, इसमें गैप जो है बहुत कम रहता है, यानी कि साइनेप्टिक नोब जो होगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। साइनेप्टिक नोब कैसा रहता है, इसमें छोटा रहता है। हम देखेंगे, अभी बात करेंगे केमिकल इम्पल्स के बारे में, ठीक है ना। केमिकल इम्पल्स, इसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे, ये बहुत कम ही हमारे बॉडी में पाया जाता है हमारे केमिकल इम्पल्स। तो केमिकल इम्पल्स के बाद देखेंगे कि ये कैसे कैसे ट्रेवल करता है। तो जैसे हमारा न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन्स में देखोगे तो जो एक्सोन वाला लेयर है, तो एक्सोन में जब कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होता है तब इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल के कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज यानी कि सोडियम का आयन जो होगा आउटसाइड एक्सोन जो है वो ज़्यादा रहता है ना, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, और इनसाइड जो है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्रोटीन यानी पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा रहता है और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन ये ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही इसमें एक चीज़ और पाया जाता है जिसको बोलते हैं, एक चैनल होता है, इसमें लीकेज चैनल जो रहता है बीच बीच में हमेशा ये ओपन रहता है, जिसके थ्रू आयंस का मूवमेंट रहता है, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, या फिर नेगेटिव चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो, इसका मूवमेंट होते रहता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए चैनल है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप ना। ये रेस्टिंग में क्या कंडीशन है, जब इसमें कोई स्टिमुलस आता है तब इसका कंडीशन कैसा होगा। अब इसको रेस्टिंग पोटेंशियल में देखोगे तो -70 मिली वोल्ट रहेगा, और इसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड स्टेट। जब स्टिमुलाई आने के बाद इसका रिवर्स हो जाता है, पोलैरिटी जो होता है इसका रिवर्स हो जाता है। इनसाइड जो होगा वो सोडियम आयन इन्फ्लक्स हो जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए खुलता है, चैनल्स गेट खुलेगा, जिसको ये जैसे है इस मेंटेन करेगा। तो मेंटेन करने के लिए क्या करता है, 3 सोडियम आयंस बाहर लेके जाता है और 2 पोटेशियम आयन इनसाइड लेता है। अब इसमें देखोगे तो पोटेशियम आयन अंदर हो गया बहुत ज़्यादा, बाहर क्या था, तो जैसे खुला तो पॉजिटिव चार्ज इनसाइड चला जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर बहुत ज़्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज आउटसाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसको बोलते हैं, इस वाले स्टेट को डीपोलराइजेशन स्टेट। पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड बोलते हैं।
तो इसमें देखोगे रिवर्स हो जाता है, आयंस का रिवर्स हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो आयंस होता है ये ट्रेवल करने लग जाता है। इधर जैसे है इस वाले साइड में एक्शन पोटेंशियल हुआ तो ये नेगेटिव हो गया, अब क्या करेगा, ये मूव करने लग जाता है। तो इसमें होता है इस स्टेट में आने के लिए एक थ्रेशोल्ड चाहिए होगी हमें स्टिमुलस। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या फिर पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ज़्यादा बेहतर होगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है हमारा कितना रहता है, -50 to 60 मिली वोल्ट का रहेगा। ठीक, अब देखो इसमें हो गया पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज, डीपोलराइजेशन हो गया। अब रीपोलराइजेशन होना है इसको दोबारा कंडक्शन करने के लिए। अब ऐसे ट्रेवल करता चला जाएगा धीरे धीरे। ये जो आता है इसमें क्या वोल्टेज गेट चैनल होता है, वोल्टेज गेट चैनल के थ्रू सारा सोडियम आयंस इनसाइड आ जाता है और ये शॉर्ट टाइम के लिए ही खुलता है। हमें क्या करना है, वापस से पोलराइजेशन करना है। ये डीपोलराइजेशन स्टेट डिपोलराइज था, अब हम वापस से रीपोलराइज करना है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन स्टेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव आयंस को बाहर, नेगेटिव आयंस वापस से अंदर एक्सोप्लाज्म, क्या एक्सोप्लाज्म में। तो उसके लिए होता है पोटेशियम पंप होता है, क्या रहता है, पोटेशियम पंप होता है, पोटेशियम इनफ्लक्स करवाया जाता है, इफ्लक्स। क्योंकि इनसाइड जो होता है पोटेशियम क्या था, बहुत ज़्यादा था, अब उसको क्या करें, इफ्लक्स करवाएगा। तो पोटेशियम तो हमारा बाहर आ गया, पोटेशियम का कंटेंट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है आउटसाइड। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा जब रेस्टिंग स्टेट था उसमें सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, अभी क्या है कि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमें वापस से इसी में लेकर आना है, तो हमें एक और चैनल काम करता है इसमें, वोल्टेज गेट चैनल का, जिसे सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप में देखिए इसमें हमारा क्या था, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है इसमें। तो अब क्या करेगा, पोटेशियम को अंदर लेगा, ये इफ्लक्स करवाएगा। 2 पोटेशियम आयंस को इनसाइड लेगा, 3 सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड। ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या क्या, 3 सोडियम आयंस को बाहर भेज दिया और 2 पोटेशियम। तो सोडियम आयन ज़्यादा हो, बाहर जाने की वजह से सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर बहुत हाई हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़, जैसे पहले था पॉजिटिव चार्ज वैसा ही है यहाँ भी। ठीक, तो अब इस कंडीशन में आने के बाद दोबारा से ये रेडी हो जाता है इम्पल्स लेने के, मतलब न्यू इम्पल्स को लेने के लिए, दोबारा से एक्साइट होने के लिए। ये जो आ गया रीपोलराइजेशन था, पोलराइज स्टेट, पोलराइज स्टेट में वापस आ जाता है। ये था केमिकल इम्पल्स का एक मैकेनिज्म था, जो कि कैसे कैसे वो ट्रेवल कर रहा होता है ना। तो जैसे इनिशियल स्टेट में रेस्टिंग पोटेंशियल में आउटसाइड एक्सोन पोटेशियम आयंस बहुत ज़्यादा रहता है, और इनसाइड एक्सोन यानी कि एक्सोलेमा, इसमें क्या रहता है, पोटेशियम आयन नेगेटिव चार्ज ये बहुत ज़्यादा रहता है। ये कंडीशन चाहिए होता है हम आप रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए, यानी कि इम्पल्स को
एक थ्रेशोल्ड इम्पल्स मिलने के बाद भी तभी जाके ये एक्सेप्ट करेंगे। मतलब इससे अगर इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पाता है, जैसे है -70 है तो -70 इसमें कहाँ तक जाएगा, पहले 0 तक जाएगा। -70 कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। उस मतलब होते होते फिर -50 टू यहाँ तक आएगा, -70 से बढ़कर फिर चला जाएगा -55 टू 60 मिली वोल्ट। एक ग्राफ भी आता है, तो इस ग्राफ को हम देख लेते हैं कि ये जो फ्लक्स हुआ था तो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन कैसे होता है उस ग्राफ के थ्रू हम एक बार देख लेते हैं। ये ग्राफ इसका इम्पल्स कंडक्शन का, तो देखोगे -71 शुरू में जो है ये कहाँ पर है, पोलराइज स्टेट में, पोलराइज स्टेट में। फिर ये बढ़ने लग जाता है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ रहा है, 0 तक आ जाता है। उसके 0 तक आता है तो ये वाला जो ग्राफ देखोगे तुम, तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, -35 मैक्सिमम तक पहुँच जाता है। तो ये जो इसमें क्या होता है, सोडियम आयंस का क्या हो रहा था, इन्फ्लक्स हो रहा था। तो सोडियम आयंस यानी डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होता है। अब देखो कि दोबारा सा ये पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज़ होकर -70 रेस्टिंग पे आ जाता है ना। तो ये वाला होता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन यानी कि सोडियम पोटेशियम आयंस का जो होता है इफ्लक्स होता है। इफ्लक्स किसका, पोटेशियम आयंस का। और इसमें क्या हो रहा था, इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। इसमें इन्फ्लक्स हो रहा था सोडियम आयंस का। और ये जो देखोगे -90 मिली वोल्ट तक आ जाता है। अगर पोटेशियम आयंस जो है चैनल्स है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मतलब ओपन होता है, तो पोटेशियम जो होता है ज़्यादा आउटसाइड चला जाता है ना, इफ्लक्स हो जाता है। तब ये हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ये ग्राफ था, एक सिंपल ग्राफ है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही नॉर्मली ग्राफ दिया रहता है और समझना भी ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। बस इसका याद रखना होगा हमें, -70 मिली वोल्ट से लेकर +30 मिली वोल्ट यानी 0 होते हुए फिर आगे बढ़ जाएगा। सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होने की वजह से जो है डीपोलराइजेशन होता चला जाएगा और होते होते +35 मिली वोल्ट तक जाएगा। उसके बाद फिर रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा, यानी पोटेशियम आयंस जो है, इसका मतलब है इस वाले पीक के बाद यहाँ से हमारा जो पोटेशियम चैनल है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और इस वाले में था क्या, सोडियम आयन चैनल जो होता है, सोडियम आयन चैनल जो है ओपन रहता है। और इस वाले पोजीशन में देखोगे तो इस वाले पोजीशन में जो पोलराइज मिली से यानी कि रेस्टिंग स्टेट में देखोगे तो सोडियम पोटेशियम चैनल जो था ये क्या रहता है, ओपन रहता है। ठीक, अब इस वाले जब सोडियम आयन चैनल का ओपन होता है तब पोटेशियम वाला ओपन होता है तो ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल ऐसे ग्राफ है और ये कई बार एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि कौन सा पोलराइजेशन हुआ है, डीपोलराइजेशन है, कौन सा रीपोलराइजेशन है। और उसका वोल्ट को याद रखना है कि -70 से +30 तक जाएगा।